अब इमरान खान साहब का जवाब सुने। उन्होंने कहा मैं तुम्हें क्यों पैगाम भिजवाऊंगा और फिर मैं आपको असल में बताऊंगा कि असल में हुआ क्या था। असली कहानी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं एक जगह पे मौजूद था जब ये डिस्कशन हुई थी। जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना आर्मी चीफ वाली और इलेक्शन वाली और ये चीज़ वाली, मैं बताता हूँ क्या था। ये 2 चीज़ें नहीं थी, ये 3 चीज़ें थी। मैं बताता हूँ आपको। शहबाज शरीफ ने एक चीज़ छुपा ली है। शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने उन्हें आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत के लिए पैगाम भेजा। शहबाज शरीफ मेरी बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैंने उनसे बात की जिनसे मिलने आप गाड़ी की डिक्की में चुप चुप कर जाया करते थे। तुमसे बात करने का क्या फ़ायदा है? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुमने सारी ज़िंदगी बूट पॉलिश की है। शहबाज शरीफ कहता है कि मैंने इसे पैगाम भिजवाया। शहबाज शरीफ मैं तुम्हारे पास क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैंने उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पर चलाते हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक बात की कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाओ। मैंने और कोई बात नहीं की। मैं किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैंने उसकी काबीना में 8 बरस नहीं गुजारे। अमेरिका से मदद मांगता हूं और ना ही किसी और से मदद मांगता हूं। मैंने किसी की मिन्नतें नहीं की बल्कि अवाम की ताकत से वजीर आजम बना। अब मैं आपको बताता हूं असल बात। इमरान खान साहब के पास 3 साफ़ी आए थे। ये 2 बड़े तगड़े साफ़ी हैं। इनमें एक सुहेल बड़ाई साहब थे और एक इनके अंदर मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे। और भी लोग बैठे थे और मैं वहाँ मौजूद था। ये ऐसा लग रहा था जब एक पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब आपको और नवाज शरीफ को मिलकर फ़ौज का जो किरदार है पाकिस्तान की सियासत में उसको एक दफ़ा तय कर लेना चाहिए। यानी फ़ौज का जो किरदार है सियासत के अंदर उसको तय कर लेना चाहिए कि वो उनका रोल पाकिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए। आप दोनों जब मिलकर करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेंगे, तो इदारों का जो पॉलिटिकल पार्टी से तसादुम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आइडिया दिया गया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 3 चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार हूँ। 2 चीज़ों पर उन्होंने नहीं कहा, 3 चीज़ें कही थी। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ चीज़ें छुपा ली हैं और साथ में इमरान खान साहब ने एक शर्त भी रखी थी। फिर मैं बताता हूँ बिजनेसमैन वाली कहानी क्या हुई। सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि एक पाकिस्तान में इकॉनमी के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं और तय कर लें कि अगले दहाइयों में हमने पाकिस्तान को कैसे चलाना और कौन सा मॉडल होगा ताकि हुकूमतें बदलती रहें, इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक रहे। 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि फ़ौज में आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार वो बेहतर किया जा सकता है और होना चाहिए, ताकि ये जो एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है, अपनी अपनी चॉइसेस, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, मैं ये चाहता हूँ, ये ख़त्म होगा तो बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। बाकी बात मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। तो इमरान खान साहब ने दूसरी चीज़ जो उनके साथ डिस्कस की थी, उधर से भी बात हो रही थी, इधर से भी हो रही थी, सारी बातें इमरान खान नहीं कर रहे थे। नंबर 1 चार्टर ऑफ इकॉनमी मिल के बात कर लें सारे। नंबर 2 आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, इसके ऊपर कर लें। नंबर 3 इमरान खान साहब ने कहा था कि ये सारा कुछ आप ज़रूर करें, लेकिन जो कंडीशन थी कि एनआरओ नहीं होगा। मैं इन दोनों चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार हूँ, और चीज़ें हैं तो उन पे भी बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी सूरत भी उसके लिए एनआरओ नहीं होगा। अब जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरे पास जो पैगाम आया बिजनेसमैन लेकर आया, वो कह रहे हैं इमरान खान धमकियाँ भी दे रहा था और कह रहा था आर्मी चीफ की तैनाती भी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली जो तैनाती पे बात करने की बात कर रहे थे वो ये नहीं कह रहे इमरान खान साहब कि मैं बताता हूँ नाम ये वाला बंदा आर्मी चीफ लगा लो। उनकी तो चॉइस ही नहीं है, उन्होंने पहले दिन से कहा हुआ है कि जिसको मर्जी लगाओ आर्मी चीफ, मेरी कोई चॉइस नहीं है। इन्हीं में से लगेगा ना जो पाक फौज के अंदर लोग हैं। इमरान खान बाहर से लाके तो किसी को लगा नहीं सकते, ना शहबाज शरीफ लगा सकते हैं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, कैटेगोरिकली कहा, और जो बिजनेसमैन है मुबैना तौर पे जो जाके जिन्होंने पैगाम दिया, वो पैगाम ये नहीं था कि वो धमकियां दे रहे हैं। एक्चुअली इमरान खान ने कहा था कि एनआरओ नहीं दूंगा। इसको शहबाज शरीफ धमकी कह रहे हैं कि इमरान खान धमकियां भी दे रहे थे। एनआरओ मैं नहीं दूंगा। करप्शन का, लूट मार का हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा, वो एक अलग कहानी है, उसको अलग रखें। हाँ, अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी करना है पाकिस्तान के लिए, मईशत के ऊपर मिलकर चलना है और कोई मैकेनिज्म बनाना है जो पाकिस्तान अगले 10 साल चलता रहे, उसके ऊपर 20 साल चलता रहे, बैठो बना लेते हैं। दूसरा, सियासी मामला हल करने के लिए और ये एक इंतजामी मामला हल करने के लिए आर्मी चीफ की तैनाती का तरीका, अगर आर्मी चीफ की तैनाती मैं किसको बनाना चाह रहा हूँ वो नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती किस तरीक़ाकार से होनी चाहिए उस पर याद आपको ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इसका भी तय होना चाहिए। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने भी इसी आइडिया की बात की है। तो ये है जनाब असल कहानी, जिसको शहबाज शरीफ साहब तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि वो धमकियां भी लगा रहे थे और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुशावरत भी चाह रहे थे। तो मुशावरत ये नहीं चाहते कि किसको बनाना है आर्मी चीफ, वो चाहते कि हमेशा पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती में जो तनाज़ा होता है या अंदर खाते चीज़ें होती रहती हैं उसको ख़त्म कैसे करना है। अब इमरान खान साहब को बार बार मुज़ाकरात की बात की जा रही है कि मुज़ाकरात के लिए टीम बन गई, ये हो गया, ये सब नॉन सीरियस चीज़ें हैं। ये सिर्फ एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, लोगों को डिसएंगेज करना चाह रहे हैं। लोग ये सोचें कि भाई मामला तो हल हो रहा है तो बाहर निकलने का फ़ायदा क्या। लेकिन हकीकी आज़ादी मार्च में जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद ये बता रही है कि लोग इमरान खान को अकेला छोड़ने पर इस मरतबा आमादा नहीं है। इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो इमरान खान साहब
ज़्यादा बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब हो जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा दर्द सर है जिससे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तनाव भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैदा हो गया है और इस तनाव को काम करने के लिए भी बैकडोर चैनल्स राब्ते कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई भी कामयाबी नहीं हुई। देखिए, अमेरिका ने नेटो की फौजों से मिलकर अफगान तालिबान से सारी जिंदगी लड़ाई की 20 साल, फिर क्या हुआ? उन्हीं से बात करके और मामला रिजॉल्व हुआ। टीटीपी से पाकिस्तान की जंग भी होती है, मुज़ाकरात भी होते हैं। तो इस तरह ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, PMLN से भी इख्तलाफात हुए, फिर इख्तलाफात खत्म भी हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें उसूली मौके पे होती हैं कि ये अगर करप्ट है, बेईमान है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, मेरे मुल्क को लूटा है, तो ये वही है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद के रेड जोन में तोसी करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि देखिए, जब ये फौज को तैनात करेंगे या उनको लेकर आएंगे आइन के मुताबिक अपना जो राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए जब फौज को बुलवाएंगे, तो फिर उनको एक रेड जोन में अगर फौज को बुलाएंगे तो रेड जोन को ही बड़ा कर दिया ताकि फौज ज़्यादातर इलाकों में पहुंच जाए। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, जगह जगह कंटेनर लगा दिए गए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज और दीगर लोग जो हैं वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वर्जिशें कर रहे हैं कि जिस वक्त भी लॉन्ग मार्च आएगा तो उसके साथ झगड़ा कैसे करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक दो चीज़ें याद रखिएगा कि जो नामुनासिब पॉलिसीज़ है ना इन हुकूमतों की, जो मौजूदा हुकूमत बनी हुई है PDM की, उसने पाकिस्तान को महंगाई के दलदल में लगातार धकेलते धकेलते वहाँ तक पहुँचा दिया है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इस बात को मत भूलिएगा कि आम आदमी को बहुत मार पड़ रही है इस दौरे हुकूमत में। सब अपने अपने मौक़िफ़ के लिए लड़ रहे हैं। कोई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय हो, मेरे जैसे लोग। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं हकीकी आज़ादी की जंग वो जीतें। लेकिन जो आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ इस हुकूमत ने लाद दिया है, तबाह कर दिया उसको, उसके बारे में कौन बात करेगा? हम उस पर भी बात करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।